हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट किरचॉफ्स लॉ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, देखें। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का सर्किट आ जाए, देखिए अब इसमें कितने सारे रेजिस्टर्स एंड सेल्स लगे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स के बारे में, बट अभी तक हमने ये ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करना नहीं सीखा जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स एंड सेल्स लगे हों और हमें पर्टिकुलरली किसी एक रेजिस्टर या एक सेल के थ्रू कितना करंट निकल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से लॉज का पता होना चाहिए? किरचॉफ्स लॉ। आज हम स्टडी करेंगे 2 किरचॉफ्स लॉ के बारे में। पहला रहेगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जंक्शन रूल, और उसको हम बोल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहती है? KCL। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, करंट, सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन is equals to sum of current leaving a junction। देखिए, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जंक्शन क्या होती है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स आकर मिलती हैं। सपोज ये कोई भी पॉइंट है A, इस वायर में करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इस वाली वायर में करंट जा रहा है 2 एम्पियर्स, ये कोई पॉइंट था P। तो इस वायर में से करंट कितना बाहर निकलेगा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मीन्स 1 + 2 is 3 इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब इस वायर में से कितना करंट निकलेगा? 3 एम्पियर्स। और आपको ये चीज़ याद रखनी है जंक्शन की डेफिनेशन, कि जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स मिलती हैं आके, वायर्स या कंडक्टर्स, वायर्स और कंडक्टर। अब अगर किसी भी पॉइंट पर 2 वायर्स मिल रही हैं लाइक दिस, तो इसको आप जंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे नोड। दिस पॉइंट इज नोन एज नोड। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए, सपोज मेरे पास कोई ये पॉइंट है, पॉइंट P, और इसके थ्रू हम ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं। सपोज ये मैंने कोई पॉइंट P लिया है, ये P क्या है? जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट क्यों है? यहाँ से क्योंकि 4 वायर्स निकल रही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सपोज इसमें कोई करंट ट्रेवल कर रहा है 1 एम्पियर, इसमें कोई करंट ट्रेवल कर रहा है 2 एम्पियर्स, और इसमें से करंट बाहर जा रहा है कुछ, इसको ले लीजिए 2, इसको ले लीजिए 1 एम्पियर्स। तो आपका क्वेश्चन है कि इसमें से करंट कितना बाहर जाएगा। सिंपली आप इस जंक्शन पे रूल लगा सकते हैं, करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। तो करंट एंटर कितना कर रहा है? 2 + 2 दैट इज 4, एंड करंट लीव कितना कर रहा है? 1 प्लस, यहाँ पर हम x मान लेते हैं, दैट इज 1 + x। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 1 इज 3 एम्पियर्स। और आप देख सकते हैं कि ये 3 की वैल्यू के आगे एक पॉजिटिव साइन आ रहा है, मीन्स जो मैंने करंट की डायरेक्शन ली है कि करंट इस साइड को जाएगा, ये मेरी अजम्पशन ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे भी 2 लिया था, और मैं यहाँ पे 1 की जगह 5 एम्पियर्स ले लेती हूँ। सपोज अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? 5 एम्पियर्स। और अब आपका क्वेश्चन है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5 + x, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 5 + x, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर। अब आप देख सकते हैं 1 के आगे क्या आ रहा है? एक नेगेटिव का साइन आ रहा है। इस नेगेटिव के साइन का मतलब क्या है कि जो मैंने एजम्पशन ली है कि करंट की डायरेक्शन नीचे वाली साइड होगी, ये एजम्पशन रॉन्ग है। करंट की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, तभी यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव का साइन आ रहा है। कि कैसे? देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड होगी तो क्या 2 + 2 4
प्लस अब ये करंट भी अंदर को जा रहा है तो 1 5 इज इक्वल्स टू 5 जितना करंट लीव हो रहा है। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि किसी भी जंक्शन पे अगर आप KCL रूल लगा रहे हैं तो जितना करंट उस जंक्शन के अंदर जाएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर निकलेगा। अब बोर्ड्स के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दिस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो उसका आंसर रहेगा इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज लूप रूल, और इसको हम ऑल्सो बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या रहती है KVL। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या कहता है दैट चेंज इन पोटेंशियल around a closed loop is 0। इस स्टेटमेंट को समझते हैं आप। चलिए देखिए, अगर हम एक ऐसा सर्किट ले लेते हैं, इसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हैं और एक सेल लगा है। अब इस पॉइंट्स को नेम कर दीजिए A, B, C एंड D। तो क्लोज लूप से क्या मतलब है, अगर मैं A to B, B to C, C to D एंड दोबारा D to A आऊँगी तो इस केस में मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये हमेशा वैलिड रहेगा जब भी हमारे पास लूप क्या है, क्लोज्ड है। ये उस केस में वैलिड नहीं रहेगा जब हमारे पास लूप ओपन है। लूप ओपन का मतलब अगर यहाँ से कनेक्शन ना होता, ये ओपन होता, तो उस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं होती। बट अगर हमारे पास क्लोज लूप बन रहा है तो उसके केस में द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप विल बी 0। अब पोटेंशियल में चेंज आप कैसे बोल सकते हैं, सपोज इसमें कुछ अमाउंट का पोटेंशियल गेन हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल लूज हो रहा है, तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे कि जितना भी चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, 0। पोटेंशियल गेन को आप कैसे बोल सकते हैं, देखिए डेल V की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप इसको लिखेंगे पोटेंशियल गेन, अगर डेल V की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप इसको लिखेंगे पोटेंशियल लॉस। ये बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, बट जब हम ओवरऑल लूप की बात करेंगे उसमें डेल V की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। 0 क्यों होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी पोटेंशियल डिफरेंस की, उसमें क्या था, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P होता था। अब यहाँ पर इनिशियल टू फाइनल लेके आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बाय Q। अब देखिए स्टार्ट जहाँ से हुआ वो भी A पॉइंट था, मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल कुछ VA रहा होगा। अब सारा घूमकर मैं दोबारा A पॉइंट पर ही आ गई तो यहाँ पर भी पोटेंशियल VA ही है, तो मतलब V फाइनल की वैल्यू भी VA है और V इनिशियल की वैल्यू भी VA है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल V की VA माइनस VA इज इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं डेल V की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ तो वर्क डन की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। और वर्क डन किससे रिलेटेड था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। अब वर्क डन किससे रिलेटेड था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से, लाइक दिस, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, और इसी प्रिंसिपल पे हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कभी कभी बोर्ड्स में पूछ सकते हैं आपको कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो आप बोलेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ। हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ के बारे में, सेकंड लॉ के बारे में, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इनको सर्किट्स में कैसे अप्लाई करेंगे। अब हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ के बारे में पता चल गया। फर्स्ट लॉ क्या था, समेशन I इज इक्वल्स टू 0 एट जंक्शन, मतलब जितना करंट आ रहा था जंक्शन में उतना ही करंट जाएगा बाहर, एंड टोटल करंट ऑन अ जंक्शन विल रिमेन 0। अगर आप जो करंट अंदर आ रहा है उसको नेगेटिव ले रहे हैं और जो करंट बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेट करंट क्या हो जाता था, जंक्शन पे 0 हो जाता था। सेकंड हमने पढ़ा था अगर क्लोज लूप है
उसके केस में क्या होगा, ये सिंबल क्या बता रहा है आपको, क्लोज लूप है। तो अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें चेंज इन पोटेंशियल क्या रहता था, ज़ीरो, मीन्स डेल वी क्या होता था, ज़ीरो। तो ये तो आपको पता चल गया फर्स्ट और सेकेंड लॉ। अब आपको इन दोनों लॉज को सर्किट्स में कैसे अप्लाई करना है। सर्किट्स कौन से, जिनमें बहुत सारे रेजिस्टर्स एंड सेल्स दिए होंगे। तो पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, ड्रॉ द करंट फ्रॉम वन सेल और मोर देन वन सेल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सर्किट में एक सेल या एक से ज़्यादा सेल दिए गए हैं तो आपकी मर्जी रहेगी वहाँ पे कि आपने एक सेल में से करंट निकालना है या फिर दोनों सेल्स में से करंट निकालना है। सपोज ऐसा कोई सर्किट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आपको क्या करना है, अगर आपको ये सर्किट को सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, आप करंट निकालेंगे सेल में से। और करंट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इसकी डायरेक्शन मैंने ले ली यहाँ पे। अब अगर इसी सर्किट में एक और सेल लगा होता लाइक दिस, तो यहाँ पर आपकी मर्जी रहेगी कि आपने इस सेल में से भी करंट निकालना है या नहीं निकालना। अगर आपको इस सेल में से भी करंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप करंट एक सेल में से निकालेंगे उतना ही करंट आपको उस सेल को वापस देना होगा। ठीक है, अगर इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं तो मतलब अगर मैंने यहाँ से I1 करंट निकाला है तो ये I1 करंट ट्रेवल करके यहाँ पे जाएगा और यहाँ से सपोज I2 करंट आ रहा है लाइक दिस, तो ये जंक्शन पॉइंट हुआ। तो इस P पॉइंट पर क्या होगा, अब यहाँ से I1 आ रहा था, यहाँ से I2 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, बिकॉज किसी भी जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जितना करंट अंदर जाता है उतना ही करंट निकलता है। मींस अगर I1 और I2 इसमें अंदर जा रहे थे तो बाहर कितना निकलेगा, I1 प्लस I2। और अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी I1 प्लस I2 ही था, और इस पॉइंट पर आके Q जंक्शन पे आके आपने इस सेल में से I1 करंट निकाला था, तो आप इसको दोबारा I1 करंट दे देंगे लाइक दिस। और इस सेल में से आपने I2 करंट निकाला था तो इसको आप I2 करंट दे देंगे लाइक दिस। तो आपकी ये खुद की मर्जी रहेगी कि आपने दोनों सेल्स में से करंट निकालना है या फिर एक ही सेल में से करंट निकालना है। अगर आप एक ही सेल में से करंट निकालेंगे तो सिर्फ ये वाला करंट ही चूज करेंगे आप। सपोज ये ऐसे ही था, अगर मैं इस वाले सेल में से करंट नहीं निकाल रही तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने I करंट निकाला, ये I करंट ऐसे ही ट्रेवल हुआ, तो यहाँ पे इस साइड को I1 चला गया, इस साइड को I2 चला गया लाइक दिस। मतलब ये आप पे खुद पे रहेगा। अब यहाँ पे वापस कितना आना चाहिए था, I ही आना चाहिए था। तो आपको अल्टीमेटली सारे सर्किट में घुमाकर इस वाले टर्मिनल पे कितना करंट लेकर आना है, I करंट ही लेकर आना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, जब भी आपको सर्किट में सेल दिखेगा आपको उसमें से करंट निकालना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, आपको चूज करना होगा लूप, एंड इस लूप की कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए क्लोज्ड। सबसे पहले आप करंट निकालेंगे, उसके बाद आप लूप चूज करेंगे। इस केस में मैं लूप कौन सा चूज कर सकती हूँ, ये वाला, ये क्लोज लूप है ना। अगर मैं यहाँ से चलूँगी, यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर दोबारा यहाँ पर, तो ये क्लोज हो गया। तो सबसे पहले मैंने करंट चूज किया, उसके बाद मैंने लूप सिलेक्ट किया। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, आपको चूज करनी होगी डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप। देखिए सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सा सर्किट है। सबसे पहले मैंने करंट निकाला, उसके बाद मैंने लूप चूज कर लिया कि ठीक है A B C D, तो मैंने A B C D A ये लूप चूज कर लिया। क्लोज लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आपको एंड करना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले स्टेप के अकॉर्डिंगली करंट निकाल दिया, सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंगली लूप चूज कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, मुझे डायरेक्शन ऑफ लूप देखनी है। डायरेक्शन कौन सी पॉसिबल है, या तो आप ऐसे चल सकते हैं, क्लॉकवाइज चल सकते हैं लूप में, या आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, मीन्स एक ये या फिर ये। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार ही आपने डायरेक्शन चूज कर ली कि आपको क्लॉकवाइज मूव करना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो आपको वो एंड तक फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज A B C D A।
अगर मैंने चूज़ कर लिया एक बार कि मुझे क्लॉकवाइज मूव करना है, तो मुझे ए से लेके जब मैं वापस ए पर नहीं आ जाती, मुझे हमेशा अपना पाथ क्या रखना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ए से सी तक क्लॉकवाइज गई, फिर दोबारा मैंने चूज़ किया कि नहीं क्लॉकवाइज तो नहीं जाना, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो मैं ए टू सी दोबारा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आ गई। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक बार ही आपने किसी भी लूप में डायरेक्शन चूज़ कर ली, आपको उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अब एक कन्फ्यूजन रहती है हमेशा कि अगर हमारे पास किसी एक सर्किट में दो लूप्स कॉन्टिन्यूसली बन जाएं, मतलब जैसा ये सर्किट था, ठीक है, इस सर्किट्स में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। कई लोग ये मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट राइट। ये आपकी खुद की मर्जी है। आप एक लूप में क्लॉकवाइज चल सकते हैं, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, या फिर उसमें क्लॉकवाइज चल सकते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, या फिर दोनों में क्लॉकवाइज या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बस आपको याद रखनी है डायरेक्शन जो आपने एक बार चूज़ कर ली हुई है लूप की, ठीक है। ये तो 3 पॉइंट्स थे। अब आता है फोर्थ, दैट इज़ द मेन पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे देखेंगे हम, पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज़ डेल वी। अगर तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव हुआ तो मीन्स गेन हुआ है हमें पोटेंशियल में, अगर नेगेटिव हुआ तो ड्रॉप हुआ है। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स हैं, एक रेजिस्टर, एक सेल। तो दोनों के केसेस में हम देखते हैं कि पोटेंशियल गेन कब होगा और पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा। देखिए, सपोज मेरे पास ये सेल है और ये है करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो जो ये वाला टर्मिनल होता है, दिस इज़ दी हायर पोटेंशियल टर्मिनल एंड दिस इज़ द लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। और अगर मैं पाथ चूज़ करती हूँ लाइक दिस, ये पाथ कौन सा है, ये वाला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। अगर पाथ मैंने चूज़ किया है इस डायरेक्शन में और करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो पाथ के अकॉर्डिंगली हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं। मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज हम हाई टू लो जा रहे हैं। मीन्स अगर हमारे पास पहले वैल्यू कुछ 5 थी तो अब वैल्यू 3 रह गई है, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट कि जब हमारा पाथ इस साइड है और करंट इस साइड है तो हमारे पास ड्रॉप आएगा पोटेंशियल में, ठीक है। अब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि सेल तो ऐसे ही पड़ा है बट हमने पाथ उल्टा ले लिया है लाइक दिस, तो अब हम कैसे मूव कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इसको मैं बोलूँगी गेन इन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बात थी सेल्स के बारे में। अब रेजिस्टर्स के केस में क्या होगा, देखिए, अगर करंट की डायरेक्शन इस साइड है और पाथ भी इसी साइड है, तो अब करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर। तो इसके केस में भी क्या होगा, हाई वैल्यू से लो वैल्यू में जा रहे हैं, तो मतलब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी और इसको मैं बोलूँगी ड्रॉप इन पोटेंशियल। और अगर इससे ऑपोजिट हो जाए कि करंट तो इसी साइड है बट हमारे पास पाथ क्या है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ करंट, तो इसके केस में क्या हो रहा है, हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गेन, ठीक है। अब ये तो था, हमारे को पता चल गया कि गेन कब हो रहा है और लॉस कब हो रहा है, ठीक है। बट हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चंस हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, कुछ ट्रिक्स में आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। जब भी हम, सपोज ये सेल था और जब भी हमारे पास पाथ क्या जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो मतलब ड्रॉप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जो लास्ट में आ रहा है मतलब पाथ पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ड्रॉप नेगेटिव। अगर यही सेम चीज़ होती, पाथ ऐसे होता, तो हमारे पास पाथ नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो लास्ट में आ रहा है पॉजिटिव, तो डेल वी की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। जो हमारी चीज़ लास्ट में आ रही है, जैसे ये चीज़ लास्ट में आ रही है पाथ के, तो वो ही चीज़ हमारे पास ड्रॉप में आएगी। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब हमें गेन मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आप क्या याद रखेंगे कि अगर कभी भी रेजिस्टर के केस में करंट एंड पाथ ऑपोजिट्स में है, तो हमारे पास हमेशा क्या होता है,
पोटेंशियल गेन होता है। आप एक एक वैल्यू याद रख लीजिए सिर्फ इसकी, कि जब भी करंट एंड पाथ ऑपोजिट रहेगा हमेशा हमें क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। और जब भी हमारे पास सेल के केस में पाथ क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, गेन मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। इसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम, एंड 3 मेरे पास सेल्स लगे हुए हैं, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, आप फाइंड करेंगे करंट की डायरेक्शन। तो सपोज मैंने यहाँ से करंट ले लिया I1 और यहाँ से करंट ले लिया I2। अब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, कि आपकी मर्जी रहेगी आपको एक सेल में से करंट निकालना है या 2 सेल में से निकालना है। मैंने यहाँ पे 2 सेल्स में से करंट निकाला है, ठीक है। अब ये I1 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे गया, ये I2 इधर गया, और ये आ गया जंक्शन पॉइंट, ये C पॉइंट इज जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर जब नीचे आएगा करंट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2, बिकॉज जंक्शन पे जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आता है। तो यहाँ पे I1 प्लस I2, तो ये ट्रेवल होगा लाइक दिस। और यहाँ पर अब इस सेल को कितना करंट वापस चाहिए, I2, और इस सेल को कितना करंट वापस चाहिए, I1। तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमने करंट की डायरेक्शन बना ली। अब सेकेंड स्टेप क्या रहता है हमारा, लूप को डिसाइड करना। अब यहाँ पर 2 लूप्स होंगे। अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ, इसमें मैं लूप लेती हूँ ABCFA, ये रहेगा फर्स्ट लूप, और सेकेंड लूप इस CDEFC, CDEFC। ये कुछ ऐसा रूल नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में लूप सिलेक्ट करना है, आप कोई भी लूप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते थे DEFCD, किसी भी तरह से चूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या चूज़ किया है, CDEFC, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ। अब सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, डायरेक्शन चूज़ करना। मैं दोनों में डायरेक्शन ले रही हूँ लाइक दिस, क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम पहला लूप सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमने मूव करना है A टू B। अब A टू B जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास रास्ते में एक सेल पड़ा है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन है इस साइड। हम सेल्स में करंट की डायरेक्शन तो देखते नहीं है, हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा पाथ नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो हमारे पास पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो सपोज अब इस साइड हमारे पास पाथ जा रहा था ऐसे, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 20 यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 20 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ क्या है, अब जब आप ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो अब हमारे पास पाथ इस डायरेक्शन में है एंड करंट भी इस डायरेक्शन में है। तो जब भी रेजिस्टर के अलोंग पाथ और करंट एक डायरेक्शन में हो जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव कब लेते हैं, जब ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव ऑफ। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या आएगी, ओम्स लॉ को यूज़ कर लीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल्स टू IR। अब यहाँ पे I की वैल्यू क्या है, I1, एंड R की वैल्यू आपको दे रखी है 10 ओम, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू है 10 ओम, आपको क्वेश्चन में दी गई है, और करंट यहाँ से जा रहा है I1 प्लस I2। अब करंट की डायरेक्शन भी नीचे है, और मेरे पास जब मैं पाथ ऐसे ट्रेवल करके आऊँगी तो करंट और पाथ की डायरेक्शन सेम हो गई। तो अगर ऑपोजिट होती थी तो पॉजिटिव होता था, बट अगर सेम होती थी तो नेगेटिव होता था। तो मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव I1 प्लस I2 इंटू 10। उसके बाद आएगा ये वाला सेल, ये वाले सेल में क्या है, अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मतलब माइनस ऑफ 10, ठीक है। अब जा रहे थे जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव लास्ट में आता था तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आता था। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव लास्ट में आ रहा है तो हम माइनस लिखेंगे, और ये हमने ले लिया तो इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 माइनस 10 इज 10, I1 माइनस ऑफ 20 I1 माइनस ऑफ 10 I2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको आप दोनों टर्म्स को उस साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 20 I1 प्लस 10 I2 इज इक्वल्स टू 10, कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, दैट इज 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें पहला लूप सॉल्व करके एक इक्वेशन मिल गई। अब हम दूसरा लूप सॉल्व करेंगे।
दूसरा लुक देखिए, C to D, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अब करंट की डायरेक्शन है इस साइड और हम जा किस साइड रहे हैं, इस साइड, तो करंट और पाथ दोनों ऑपोजिट हुए, ये वाला केस, तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ I2 इंटू 10। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, हमारे पास इस सेल में हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, नीचे को जा रहे हैं ना, अब हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स लास्ट में क्या आया, नेगेटिव, तो आप लेंगे -20। आप वैसे भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये आपको शॉर्टकट्स याद रखने हैं बस, कि अगर पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, लास्ट में क्या आया, नेगेटिव, तो मैं सीधा लिख दूंगी -20। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक और सेल आ गया, अब यहाँ पे कैसे जा रहे हैं हम, लाइक दिस, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10। उसके बाद ये वाला रेजिस्टर आ जाएगा, इसमें करंट नीचे को आ रहा है, हमारा पाथ ऊपर है, ऑपोजिट डायरेक्शंस, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू, इसके लिए हमने सबसे पहले लिखा था =0, पाथ हो गया क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा -10 प्लस ऑफ 10 I1 प्लस ऑफ 20 I2 था I1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई I1 I2 के बेसिस में, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, आपके पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, अब इनका कोफिशिएंट सेम बनाना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी विद 2, तो ये आ जाएगा 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 2, इसके नीचे ये वाली इक्वेशन I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू, ये 1 है, हमने काटा है ना इसको 10 के मल्टीपल से, तो ये 1 हुआ, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3I1, और यहाँ से 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, तो I1 की वैल्यू आ गई 1/3। I2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिए I1 की, आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं इस इक्वेशन में डाल रही हूँ, तो ये हुआ 1/3 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 1, so 2I2 is 1 minus 1/3, 2I2 is equals to 3 minus 1 is 2/3 and I2 is equals to, I2 की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 एम्पियर्स। ये आपको याद रखना है, करंट की यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर्स, तो आपके पास I1 की वैल्यू भी 1/3 एम्पियर्स आ गई, I2 की वैल्यू भी 1/3 एम्पियर्स आ गई, और I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 एम्पियर्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। अब इस रेजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, I1, तो मतलब इस रेजिस्टर में से करंट कितना जाएगा, 1/3 एम्पियर्स। इस रेजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, I2, तो इस रेजिस्टर में से हमारे पास करंट कितना जा रहा है, 1/3 एम्पियर्स। और ये जो थर्ड रेजिस्टर था इसमें I1 प्लस I2 जा रहा था, मतलब यहाँ पे जाएगा 2/3 एम्पियर्स। तो हमारा आंसर होगा 1/3 एंड 2/3 एम्पियर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS एजुकेशन।